इतिहास का सबसे फेमस जहाज जो डूबा नहीं बल्कि डुबाया गया था। मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनिक की, जो 15 अप्रैल 1912 को एक ग्लेशियर से टकराकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में समा गया था। एक जहाज जिसको लेकर यह दावा किया जाता था कि ये कभी भी डूब ही नहीं सकता। आखिर वो अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया? क्या टाइटैनिक का ग्लेशियर से टकराना महज एक कोइंसिडेंस था या सोची समझी साजिश थी? और आखिर क्या है टाइटैनिक पर जा रही एक श्रापित चीज का रहस्य जिसका कनेक्शन प्राचीन इजिप्ट से था और जिसे इसके डूबने की अहम वजह मानी जाती है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय की सबसे विशालकाय पैसेंजर शिप थी जिसकी लेंथ 882 फीट और 9 इंचेस की थी और इसकी मैक्सिमम विड्थ 92 फीट और 6 इंचेस की थी। इसे नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट की एक शिप बिल्डिंग कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ ने बनाया था और इसे ऑपरेट करती थी ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन। इसे 31 मई 1911 को लॉन्च किया गया था और इसके सी ट्रायल्स अप्रैल 1912 में ही शुरू हुए थे। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा की शुरुआत करता है जो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की होने वाली थी। पर यह सीधी न्यूयॉर्क नहीं जाने वाली थी। साउथहैम्पटन से यह पहले फ्रांस के शेरबर्ग जाती है जहां से ये कुछ और पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड करती है और फिर ये आयरलैंड पहुंचती है जहां के कॉर्क हार्बर से इसमें और पैसेंजर्स सवार होते हैं। टाइटैनिक में टोटल 2240 लोग सवार थे जिसमें से करीब 900 तो क्रू मेंबर्स ही थे और इस शिप के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। अपने सफर के दौरान टाइटैनिक को दूसरी शिप से रास्ते में आइसबर्ग्स होने की लगातार वार्निंग मिल रही थी, पर शिप के कैप्टन स्मिथ इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर रहे थे। पर आखिर में वही हुआ जिसका खतरा दूसरी शिप्स पहले ही भांप चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक के क्राउज नेस्ट में तैनात फ्रेडरिक फ्लीट नाम के क्रूमैन बताते हैं कि टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग के काफी करीब आ चुका है। फ्रेडरिक फ्लीट ने इस आइसबर्ग को इतनी लेट देखा था कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी समय पर टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने से नहीं रोका जा सका। लेकिन आखिरकार फ्रेडरिक समय रहते आइसबर्ग को क्यों नहीं देख पाए? एक रीजन तो यह है कि उस रात मौसम इतना खराब था कि दूर तक देख पाना पॉसिबल नहीं था। पर यह तो शिप्स पर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। इसका असली रीजन था फ्रेडरिक के पास बाइनोकुलर्स का ना होना। दरअसल देखो, फ्रेडरिक के पहले डेविड ब्लेयर नाम के क्रूमैन को टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में जिम्मेदारी दी गई थी, पर लास्ट मोमेंट पर उन्हें किसी दूसरी शिप में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें इतने जल्दबाजी में टाइटैनिक को छोड़ना पड़ा कि वो क्राउज नेस्ट में मौजूद स्टोरेज लॉकर की चाबी अपने साथ ही ले जाते हैं जिसमें वो बाइनोकुलर मौजूद था। नतीजा ये हुआ कि इस दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब हैरानी की बात यह है कि अपने जमाने की सबसे एडवांस शिप कही जाने वाली टाइटैनिक पर पर्याप्त लाइफ बोट्स भी मौजूद नहीं थी। टाइटैनिक पर टोटल 20 लाइफ बोट्स थी जो अपनी फुल कैपेसिटी पर 1178 लोगों का वजन ही उठा सकती थी, लेकिन इन्हें भी सिर्फ 60% कैपेसिटी में ही भरकर रवाना कर दिया गया और करीब 706 लोगों को ही इन लाइफ बोट्स पर जगह मिली जिन्हें RMS कार्पैथिया नाम की एक दूसरी शिप ने रेस्क्यू कर लिया था और बाकी के करीब 1500 लोग टाइटैनिक के साथ ही समुद्र में समा गए। पर एक ऐसी थियरी है जिसका दावा है कि टाइटैनिक डूबा नहीं था बल्कि उसे डुबाया गया था और इसके पीछे जेपी मॉर्गन का हाथ माना जाता है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन वो इंसान थे जो उस समय अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के कॉर्पोरेट फाइनेंस को डोमिनेट किया करते थे, जो अमेरिका के रिचेस्ट लोगों में गिने जाते थे और जिन्होंने अपनी लाइफ में कई बार अमेरिकन इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाया था। वैसे दोस्तों, उस दौर में ना पैसे कमाने के तरीके काफी लिमिटेड होते थे, लेकिन आज तो हम लोगों के पास ढेरों ऑप्शंस है और मुझे पर्सनली तो ट्रेडिंग का ऑप्शन सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग करके लोग घर बैठे लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में कई रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है और साथ ही स्टॉक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो उसमें कई लिमिटेशंस होती है। बट अगर हम फॉरेक्स मार्केट पे फोकस करें तो हमें काफी एडवांटेजेस मिल सकते हैं, जैसे कि ये ऑपरेट करता है 24/7 और इसमें काफी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ऑल्सो आपको स्वैप्स भी पे नहीं करने पड़ते फॉर होल्डिंग पोजीशंस। फॉरेक्स मार्केट हाईली लिक्विड भी होती है तो आप अपने ओपन पोजीशंस को इजीली क्लोज भी कर सकते हैं और उसे कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द मार्केट प्राइस। सो कई सारे बेनिफिट्स है फॉरेक्स मार्केट के। तो अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट को ट्राई करने की सोच रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ब्रोकर बता देता हूँ। गाइस, इस प्लेटफॉर्म का नाम है ओक्टा। ये ट्रेडर्स कम्युनिटी में बहुत ही जाना माना प्लेटफॉर्म है जहां आपको भर भर के एडवांटेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि लोएस्ट स्प्रेड्स इन द इंडस्ट्री, नो कमीशंस और स्वैप्स, फास्ट विड्रॉल्स एंड पेमेंट ऑप्शंस लाइक UPI
बिटकॉइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपने फंड्स को भी इजीली मैनेज कर सकोगे। ऑल्सो यहाँ क्विक सपोर्ट भी दी जाती है, दैट इज ऑल्सो 24/7। और ये प्लेटफॉर्म ना चलाने में बहुत ही आसान है, काफी यूजर फ्रेंडली है। और यहाँ पर ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए ना आपको केवल $20 की मिनिमम डिपॉजिट की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो एक और बात दोस्तों, अगर आप यहाँ सीखना चाहते हैं तो आपको काफी सारे एजुकेशनल मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि वेबिनार्स, आर्टिकल्स, वीडियो कोर्सेज, वीडियो गाइड्स, टेलीग्राम चैनल विद एनालिटिक्स, अदर एनालिटिक टूल्स, फ्री डेमो अकाउंट्स एक्सेट्रा, जिनकी हेल्प से आप मार्केट को इजीली समझ पाओगे और इस सब के अकॉर्डिंग इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बना पाओगे। ऑल्सो यहाँ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स लाइक MT4, MT5 भी है और साथ ही इनका अपना ऑक्टा ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी है, जो जाना जाता है आपके ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और सीमलेस बनाने के लिए। और आपको इसके अंदर एक स्पेस नाम का टूल भी मिल जाएगा, जो कि एक बिल्ट इन कस्टमाइजेबल स्मार्ट फीड है और ये आपको प्रोवाइड करती है विद टेलर ट्रेडिंग सिग्नल्स टू सूट इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। यहाँ आप अपने हिसाब से कंटेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्रिएटिंग योर ओन फीड और सिर्फ उन्हीं एसेट्स को फॉलो करते हुए जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो स्पेस के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, साथ ही डिसीजन लेने में भी हेल्प मिलेगी। और हाँ, याद रहे कि आप यहाँ सिर्फ करेंसी पेयर्स यानी कि फॉरेक्स में ही ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि आपको बाकी ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि एसेट्स सच एज स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, मेटल्स, एनर्जीज, इंडाइसेस एक्सेट्रा। यही सब कारण है कि ऑक्टा लोगों में इतना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ऑल्सो एक और बात मैं मेंशन करना चाहूंगा और वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म काफी सेफ भी है एंड इट इज ग्लोबली रेगुलेटेड। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, बिकॉज आपके फंड्स सेफ रहेंगे। इनके ऑलरेडी 42 मिलियन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड, तो दुनिया भर के लोग इन पर विश्वास करते हैं, तो आप भी इन पर भरोसा कर सकते हैं। ऑल्सो इनको 60 इंडस्ट्री अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, तो आप सब भी इसे ट्राई कीजिए एंड स्टार्ट अर्निंग। ऑक्टा गॉट यू। डाउनलोड ऑक्टा ट्रेडिंग ऐप, अवेलेबल ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड SHIK100 भी यूज करना मत भूलना। इसको यूज करोगे तो यू कैन डबल योर डिपॉजिट। आप सबके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पर आखिर जेपी मॉर्गन ने ऐसा किया क्यों? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जेपी मॉर्गन इंटरनेशनल मर्सेंटाइल मरीन नाम की एक कंपनी के मालिक थे, जो टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाले व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को भी ओन करती थी। मतलब कि जेपी मॉर्गन इनडायरेक्टली टाइटैनिक के ओनर थे। जेपी मॉर्गन 1911 में हुए टाइटैनिक के लॉन्च इवेंट में भी मौजूद थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने टाइटैनिक के पहले सफर का हिस्सा बनने के लिए बुकिंग भी कराई थी। जेपी मॉर्गन फ्रांस से टाइटैनिक में सवार होने वाले थे और आखिरी वक्त पर उन्होंने अपनी बुकिंग को कैंसिल करा दिया, जिससे सवाल उठता है कि शायद मॉर्गन पहले ही टाइटैनिक के अंत के बारे में जान चुके थे। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन ने जानबूझकर टाइटैनिक को डुबाया था, क्योंकि इस शिप में जॉन जेकब एस्टर फोर्थ, बेंजामिन गुगेनहाइमन और इसीडोर स्ट्रॉस जैसे उस समय के बेहद अमीर लोग भी यात्रा कर रहे थे। माना जाता है कि जेपी मॉर्गन अमेरिका में एक सेंट्रल बैंक बनाना चाहते थे, जो देश की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर करता। पर एस्टर, गुगेनहाइम और स्ट्रॉस जैसे लोग जेपी मॉर्गन का विरोध कर रहे थे और सेंट्रल बैंक बनाने के खिलाफ थे। तभी शायद जेपी मॉर्गन ने इन सभी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये डेडली प्लान बनाया होगा और वो इसमें सफल भी हुए, क्योंकि तीनों ही लोगों की टाइटैनिक हादसे में मौत हो गई थी। पर देखो, ऐसा कोई पब्लिक एविडेंस नहीं मिला है जो ये बताता हो कि एस्टर और गुगेनहाइम जेपी मॉर्गन के सेंट्रल बैंक वाले आइडिया के खिलाफ थे। इनफैक्ट स्ट्रॉस ने तो खुलेआम इसका सपोर्ट भी किया था। वहीं अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट स्टीव पीटर्स मानते हैं कि इसके पीछे जेपी मॉर्गन का नहीं बल्कि रॉथचाइल्ड्स का हाथ हो सकता है। देखो, रॉथचाइल्ड्स फैमिली का यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था और 19th और 20th सेंचुरी के दौरान ये फैमिली यूरोप में बड़ा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस रखती थी। अब स्टीव पीटर्स का तो ये भी मानना है कि 18 जून 2023 को हुए टाइटन सबमर्सिबल इम्प्लोजन के पीछे भी रॉथचाइल्ड्स का ही हाथ था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ये पता चले कि टाइटैनिक का डूबना एक सोची समझी साजिश थी। पर कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे जेपी मॉर्गन या रॉथचाइल्ड्स का नहीं बल्कि एक मम्मी का हाथ है। वेल, जी हाँ, देखो, ऐसा माना जाता है कि स्क्रीन पर दिख रही ये मम्मी भी टाइटैनिक पर सवार थी और इसी के कर्ज के कारण टाइटैनिक उस रात डूब गया था। अब मैं आपको बता दूं कि इसे अनलकी मम्मी नाम दिया गया है और फिलहाल ये ब्रिटिश म्यूजियम के रूम नंबर 62 में रखी हुई है। कहते हैं कि इस मम्मी के साथ एक कर्स जुड़ा हुआ है, जिसके कारण जो भी इसके कांटेक्ट में आता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। माना जाता है कि 1860 में थॉमस डॉगलस म्यूरे नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट इसे इजिप्ट से ब्रिटेन लाए और बाद में ब्रिटिश म्यूजियम को ये पनौती डोनेट कर दी गई। ऐसा क्लेम किया जाता है कि ये मम्मी प्राचीन इजिप्ट की किसी प्रिंसेस की है,
जो सन गॉड रा की पूजा किया करती थी। और ये कर्ज तब शुरू हुआ जब इस मम्मी को उसकी टॉम्ब से निकाल कर ले आया गया। इस अनलकी मम्मी ने थॉमस डॉगलस म्यूरे की लाइफ में कई मिसफॉर्च्यून्स को जन्म दिया और यहाँ तक कि जब वो इसे घर ले गए तब इसके श्राप के कारण उनकी माँ की मौत भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने इसे किसी दूसरे कलेक्टर को बेच दिया। और इसी तरह कई ओनर्स की जिंदगी बर्बाद करते हुए ये मम्मी ब्रिटिश म्यूजियम में पहुंची। पर कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम भी इस अनलकी मम्मी के श्राप से खासा परेशान हो चुका था, जिसको देखते हुए उन्होंने इसे एक अमेरिकन कलेक्टर को बेचने का डिसीजन लिया। एंड अनफॉर्चुनेटली इस अमेरिकन कलेक्टर ने ब्रिटेन से अमेरिका तक इस मम्मी को ले जाने के लिए टाइटैनिक को ही चुना था। लेकिन भाई टाइटैनिक तो डूब गई थी ना, फिर ये मम्मी आज भी कैसे बची है? वेल देखो, ऐसा दावा किया जाता है कि उस अमेरिकन कलेक्टर ने टाइटैनिक के क्रू को रिश्वत देकर एक लाइफ बोट ले ली थी, जिस पर वो उसकी माँ और ये अनलकी मम्मी सवार होकर निकल गए थे। बाद में इन लाइफ बोट्स को आरएमएस कारपैथिया ने रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। हालांकि इस अनलकी मम्मी ने उस अमेरिकन कलेक्टर की जिंदगी में भी कई मिसफॉर्च्यून्स को जन्म दे दिया, जिसके बाद उसने इसे कनाडा के क्यूबेक शहर से वापस ब्रिटेन भेजने के लिए इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड नाम की शिप में रखवा दिया। अब इस अनलकी मम्मी का कर्ज फिर डेडली साबित हुआ और 29 मई 1914 को ये एक नॉर्वेजियन कोल शिप से टकरा गई, जिसमें 840 लोगों की मौत हो गई। पर इस बार भी अनलकी मम्मी को कुछ नहीं हुआ और ये पनौती जैसे तैसे वापस ब्रिटिश म्यूजियम पहुंच गई। हालांकि देखो, इंटरनेट पर चल रही ऐसी सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज को खुद ब्रिटिश म्यूजियम ने डिबंक किया है। ब्रिटिश म्यूजियम की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 1860 में इस मम्मी को इजिप्ट से लाया गया था, जिसके बाद ये ब्रिटिश म्यूजियम में आई। ये बात सच है कि इस मम्मी के साथ मिसफॉर्च्यून जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे अनलकी और कर्स्ड माना जाता है। पर ये टाइटैनिक के डूबने की वजह नहीं थी, क्योंकि भाई ये टाइटैनिक पर मौजूद ही नहीं हो सकती थी। ब्रिटिश म्यूजियम में आने के बाद साल 1990 तक इसे कहीं पर भी नहीं ले जाया गया था और टाइटैनिक तो साल 1912 में ही डूब गया था। पर व्हाट इफ आई से उस रात जो शिप डूबी थी वो टाइटैनिक थी ही नहीं। तो देखो दोस्तों, रॉबिन गार्डिनर नाम के एक ब्रिटिश राइटर, जिन्होंने साल 1998 में टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक नाम की बुक लिखी थी, उनका मानना है कि उस रात टाइटैनिक नहीं बल्कि उसकी सिस्टर शिप ओलंपिक डूबी थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जो टाइटैनिक के ओनर थी ना, उन्होंने 3 शिप्स बनाई थी, ओलंपिक, ब्रिटानिक और टाइटैनिक। ओलंपिक के सी ट्रायल्स 29 मई 1911 को यानी कि टाइटैनिक के पहले ही शुरू हो गए थे और फिर 14 जून 1911 को ये साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क गई थी। एग्जैक्टली वही रूट जिस पर बाद में टाइटैनिक भी गई थी एंड इसके कैप्टन भी एडवर्ड स्मिथ ही थे। ओलंपिक ने इस यात्रा को सक्सेसफुली पूरा किया था, पर 20 सितंबर 1911 को अपनी 5वीं यात्रा के दौरान ओलंपिक शिप ब्रिटिश क्रूजर HMS हॉक से टकरा जाती है। इससे ओलंपिक शिप में 2 बड़े होल्स हो जाते हैं और 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भी भर जाता है। अब ऐसा माना जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन उस समय फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रही थी और उनके पास ओलंपिक को रिपेयर करने के लिए पर्याप्त फंड्स भी नहीं थे। वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने भी उन्हें किसी भी प्रकार का क्लेम देने से मना कर दिया था, क्योंकि ये जिस तरह हादसे का शिकार हुई थी वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली और ओलंपिक शिप को ही टाइटैनिक नाम देकर समुद्र में उतार दिया। अब क्योंकि टाइटैनिक की इंश्योरेंस पॉलिसी को ओलंपिक से बेटर रखा गया था, तो उन्हें इस बार क्लेम आसानी से मिल सकता था। इसीलिए ऐसा प्लान बनाया गया होगा कि SS कैलिफोर्नियन, जो टक्कर के समय टाइटैनिक यानी कि ओलंपिक के काफी करीब होगी, वो जाकर इन लोगों को बचा लेगी। मतलब कि ओलंपिक को आइसबर्ग से टक्कर करा के डुबा दिया जाएगा और 2000 से ज्यादा लोगों की जान से खेलते हुए SS कैलिफोर्नियन पर भरोसा किया जाएगा। वेल, प्लान लगभग परफेक्ट ही था, बस SS कैलिफोर्नियन को भी पहले बता दिया गया होता तो शायद उस दर्दनाक हादसे में काफी ज्यादा लोगों की जान बच जाती, क्योंकि SS कैलिफोर्नियन शिप के क्रू ने टाइटैनिक को दूर से तबाह होते तो देखा और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इस पूरे इंश्योरेंस स्कैम में भी JP मॉर्गन का हाथ माना जाता है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी में कई सारे लूप होल्स हैं। अगर आप देखोगे तो टाइटैनिक और ओलंपिक नियरली आइडेंटिकल थी, परफेक्टली आइडेंटिकल नहीं थी। कहने का मतलब है कि इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस तो मौजूद होंगे जिनकी मदद से इन दोनों की पहचान की जा सकती थी। ऐसे में यह कहना कि ओनर्स ने टाइटैनिक की जगह ओलंपिक को डुबा दिया, ये पॉसिबल नहीं लगता। दूसरी तरफ जहां टाइटैनिक को बनाने की कॉस्ट $7.5 मिलियन थी ना, वहीं पर इसका इंश्योरेंस सिर्फ $5 मिलियन का ही था। ऐसे में ओनर्स इसे डुबाकर अपना ही लॉस करा रहे थे। अब लॉजिकली देखा जाए तो जिस शिपयार्ड में टाइटैनिक और
ओलंपिक को बनाया गया होगा वहां एक दो नहीं हजारों वर्कर्स काम करते होंगे और इन सभी ने इस सीक्रेट को इतने अच्छे से कवर किया कि आज तक इसका खुलासा ही नहीं हो पाया। ये पॉसिबल ही नहीं लगता। एक और डिफरेंस जो इस थियरी को कंप्लीटली डिबंक कर देता है वो है शिप का हल नंबर। देखो, हर एक शिप को एक यूनिक हल नंबर दिया जाता है जो उसके हर एक पार्ट पर लिखा हुआ होता है। ओलंपिक को 400 नंबर दिया गया था जबकि टाइटैनिक को 401 नंबर मिला था। ऐसे में शिप्स को आपस में बदलना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, आज टाइटैनिक को डूबे हुए 110 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है और इवन आज तक लोगों की क्यूरियोसिटी को अट्रैक्ट करता है। देखो, मुझे लगता है ना कि टाइटैनिक रियलिटी में एक हादसा ही था और 1500 से ज्यादा जाने किसी ने जानबूझकर नहीं ली होंगी। बरमुंडा ट्रायंगल की तरह टाइटैनिक के डूबने को लेकर इतनी कॉन्स्पिरेसी थियरीज इसीलिए दी जाती है क्योंकि ये इंसिडेंट फेमस है और लोग इसके अराउंड अफवाह फैलाकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी जिसमें हमने बात किया है कि आखिर शिप्स में हेडलाइट्स क्यों नहीं लगाए जाते। देखो, टाइटैनिक के अंदर अगर हेडलाइट्स लगे होते जैसे कि कार और बाइक्स में लगे होते हैं तो वो दूर से ही क्लियरली उस आइसबर्ग को देख सकता था रात के अंधेरे में। लेकिन किसी भी बड़े बड़े जहाज के अंदर आज तक भी कोई हेडलाइट लगी हुई नहीं होती है। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर क्यों इतने बड़े बड़े जहाजों में कोई भी लाइट नहीं होता दिशा को देखने के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका जवाब भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जिसे आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करो और इस वीडियो को देखो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।